हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। लास्ट वीक हमने इसको शुरू कर दिया था आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी की जो तैयारी चल रही है आप लोगों की, उसमें हमने पहले सूक्ष्म जीव का संसार जो आपकी पहली यूनिट है उसमें से मैंने आप लोगों को कुछ ब्रीफ में वायरसेस के बारे में बताया था। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके वायरस से संबंधित और जीवन की उत्पत्ति से संबंधित होंगे। पहला देखिए, किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कहलाता है। काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है, इसको आपको गलत नहीं करना है। यह है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, उपापचयी एंजाइम नहीं होते, तो उपापचयी एंजाइम जो हैं वो किस में नहीं होते? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो वायरसों में जो है उपापचयी एंजाइम नहीं होते। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। वर्तमान काल में जीवन की उत्पत्ति का आधार परमात्मा की इच्छा, कीचड़ पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव या स्वतः जनन, तो इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है उत्तर हमारा है। वास्तविक केंद्र किस में नहीं होता? तो वास्तविक केंद्र की अगर हम बात करें तो वो जीवाणुओं में नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस उनमें नहीं मिलता है। वह तत्व जो स्वतंत्र रूप से जीवन की उत्पत्ति के समय आदि वायुमंडल में नहीं था, तो वो थी ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन नहीं थी जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी। वायरसों के लिए कौन सी बात सही है? तो इनके लिए ये बात सही है कि ये केवल पोषक कोशिकाओं में गुणन करते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इट्स नॉट राइट। ओके, ये जो है अपनी वृद्धि कहीं अन्य जगह भी कर सकते हैं, तो ये आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अन्य आंसर की बात करें तो पोषक कोशिका यानी कि होस्ट सेल में ही ये गुणन बढ़ता है, क्योंकि बाहर के हम इसका क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, तो क्रिस्टलीकरण मतलब एनर्जी होता है। जब किसी बॉडी में ये जाएगा, ठीक है, तभी ये सक्रिय होगा। चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्योंकि इस पर अभाव है। चंद्रमा पर जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर जल का अभाव है। स्वतः जननवाद में विश्वास रखने वालों के अनुसार, जो स्वतंत्र जननवाद में विश्वास रखते हैं दोस्तों, उनके अनुसार जीवों की उत्पत्ति दूसरे समान जीवों से या स्वतः जनन से होती है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्प्लेंजिनिंग के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो स्प्लेंजिनिंग ने जो प्रयोग किया था उसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि जारों में जो बाहरी हवा गई और इसने सूक्ष्म जीवाणु को पदार्थ में पहुंचा दिया। जी हाँ, कि जो जार है वहां पर से बाहरी हवा गई, तभी जो है सूक्ष्म जीवाणु जो है पदार्थ में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उनका ये एक्सपेरिमेंट था। स्वतः जनन मत को गलत सिद्ध करने में पाश्चर सफल हुए क्योंकि वे, ठीक है, स्वतः जनन को उन्होंने सफल किया, मतलब उसको जो उनकी मत था उसको गलत साबित किया। जो अभी हमने पढ़ा कि जीवों की उत्पत्ति दूसरे समान जीवों से या स्वतः जन्म से होती है। ठीक है, तो उन्होंने प्रयोगात्मक फ्लास्कों की गर्दन को लंबी नाल के रूप में खींच दिया था। जी हाँ, इसलिए जो है ये गलत साबित हो। अगला प्रश्न है, अस्पष्ट तंतुकीय केंद्र किन कोशिकाओं में होता है? तो ये होता है प्रोकैरियोटिक में। आपको पता है तंतुकीय मतलब ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोट से मिलता है। रासायनिक संश्लेषण करने वाले जीवाणु, तो रासायनिक संश्लेषण करने वाले जो जीवाणु हैं वे पूरा भोजन तैयार कर लेते हैं। जी हाँ, बैक्टीरियोफेज तथा अन्य वायरसों के संयोजन में होती है, तो ये होती है न्यूक्लियोप्रोटीन, या न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं वो। ऑपरेशन के लिए औजारों को बांधना क्यों आवश्यक है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि औजारों पर लगे जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, इसी क्रिया को हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, जो पहला क्वेश्चन था। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक तंत्र, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनमें जो आनुवंशिक तंत्र है उसमें कई लक्षणों में क्या होगा, वो भिन्न होता है, अलग अलग होता है। प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में, जो प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र है उसमें डीएनए होता है, हिस्टोन्स नहीं। डीएनए तो होगा लेकिन हिस्टोन्स नहीं होता। इसको स्टार करके कर लीजिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीले हरे शैवाल होते हैं, नीले हरे शैवाल पूर्व केंद्रीय होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज होता है, तो बैक्टीरियोफेज जो है एक जीवाणु का परजीवी वायरस। मैं आपको सीधे उत्तर बता रहा हूँ ताकि ये इंपॉर्टेंट रहे आप लोगों के माइंड में, रिफ्रेश करने के लिए। ये बाकी आप लोग सब मुझे पता है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोगों को रिकॉल करने काफ़ी आवश्यक हो जाते हैं। जब आप किसी भी सिलेबस को जाते हैं तो डीपली आपको पढ़ना है। कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ठीक है, वायरस के कारण जो होने वाला रोग है इसमें जो दिए गए हैं वो हैं आपके ऑप्शन के अनुसार इन्फ्लुएंजा, ठीक है, पीत ज्वर या चेचक, ये है टाइफाइड, हैजा,
डिप्थीरिया, फाइलेरिसिस जो है बैक्टीरिया से रिलेटेड रोग है। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कला एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। केंद्रक कला एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, वो होती है आपकी जीवाणु। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वायुमंडल की O2 पूरी बनी है। तो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है वो बनी है केवल हरे पादपों के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल की CO2 बनी है मुख्यतः जीवों के श्वसन से। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के ऑप्शन जब आप देखेंगे ना तो ऑप्शन से कंफ्यूजन हो जाता है। यह प्रश्न तो लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि जीवन की उत्पत्ति का या प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों का महाकाल। तो सूक्ष्म जीवों का जो महाकाल है वो है प्रोटीरोजोइक। ठीक है, प्रोटीरोजोइक। एक कोशिकीय जंतु एवं पादप किस समूह में रखे जाते हैं? तो एक कोशिकीय जो जंतु हैं और पादप हैं वो आपके प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलर ने सरल अमीनो अम्लों का विश्लेषण किनसे किया? तो सरल अमीनो अम्ल का जो विश्लेषण है, ठीक है, सिंपल जो अमीनो एसिड्स हैं वो उन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और जलवाष्प से। ओके, नेक्स्ट इज वायरस होते हैं। ठीक है, वायरस जो है आपके वो है क्या? निर्जीव कण है। जी हाँ, जब हम इनका क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं तो ये निर्जीव कण, ना एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, अकोशिकीय भी नहीं, जब तक। ठीक है, ये आपको से दिमाग में बैठाना है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स ने ही संभवतः प्रथम संकेत किया जीवन का। जी हाँ, न्यूक्लियोप्रोटीन्स ने ही सबसे पहले ये बताया कि जीवन की उत्पत्ति का। ठीक है, स्टैनले मिलर ने एक विशेष उपकरण में जीवन पूर्ण के पृथ्वी जैसी दशाएं उत्पन्न करके मूलतः किसका संश्लेषण किया? तो इन्होंने अमीनो अम्लों का, अमीनो एसिड्स, सिंपल अमीनो एसिड्स का, जैसे हाइड्रोजन, अभी हमने पढ़ा NH3CH4 और जलवाष्प से। आजकल सबसे अधिक मान्य मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति से पहले आदि पृथ्वी के वायुमंडल में से इनमें से किसका मिश्रण था? ठीक है, ये बात पूछी गई है कि जो आजकल का सबसे मान्य मत है कि जब जीवन की उत्पत्ति थी उससे पहले वायुमंडल में क्या क्या था? वायुमंडल में जलवाष्प था, हाइड्रोजन, अमोनिया और आपकी मीथेन गैस थी। जी हाँ, और ये मत जो है एमिनो एसिड्स वाला, ठीक है, मिलर के और ओप्रेन थ्योरी से सिद्ध हुआ था। देखिए O2 नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए सर्वाधिक मान्य है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा में इनमें से कौन से यौगिकों का उद्विकास हुआ? ठीक है, तो ये यौगिक हैं आपके प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक अम्ल। अगला, मिलर के प्रयोग में H2CH4 NH3 एवं जलवाष्प के मिश्रण में विद्युत चिंगारियां पास की गईं। इसके फलस्वरूप कौन से पदार्थ बने? तो इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बने वो है अमीनो अम्ल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अमीनो एसिड को माइंड में बिठाइए। अमीनो अम्लों के संश्लेषण को मिलर ने सफलतापूर्वक दर्शाया एक ऐसे मिश्रण में विद्युत चिंगार किया था जो थे, ठीक है, जिसमें अमोनिया, हाइड्रोजन जल तथा अमोनिया, हाइड्रोजन जल और मीथेन, अभी हमने पढ़ा था CH4। वायरसों के लिए कौन सी बात गलत है पूछा है? तो उनके लिए यह है कि गर्म वातावरण में शक्कर के पतले घोल में वृद्धि कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब तक इनको कोई लिविंग सेल नहीं मिलेगी ये ग्रो नहीं कर सकते। TMV है एक टोबैको मोज़ेक वायरस। जी हाँ, नाम से ही इसका वायरस है। किसे स्वतः जनन मत को हंसग्रीवा फ्लास्कों वाले प्रयोग द्वारा निराधार किया था? ये अभी भी पढ़ा था हमने, लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रयोग द्वारा ओपेरॉन वात को सिद्ध किया कि कार्बनिक यौगिक या अमीनो अम्ल जीवन की उत्पत्ति का आधार बने? तो ये थे मिलर तथा यूरे। ठीक है, इन्होंने जो है ओपेरॉन वात को सिद्ध किया था, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि कार्बनिक यौगिक या अमीनो अम्ल जो है जीवन की उत्पत्ति का आधार बने थे। ठीक है, केंद्र के आधार पर तुलना की गई है। तो केंद्र के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच तुलना की गई। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोकैरियोट्स और प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलता है, यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मिलता है। 1 माइक्रोन 1 मिलीमीटर का कौन सा भाग होता है? तो 1 माइक्रोन 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है। ठीक है, प्रथम वायरस की खोज किसने की थी? तो प्रथम वायरस की खोज की थी इवानोव्स्की ने। प्रथम वायरस की खोज वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इवानोव्स्की ने इसकी खोज की थी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय के आदि सागर के जल को जिस वैज्ञानिक ने कार्बनिक पदार्थों का गर्म पतला सूप कहा? जी हाँ, ये बिल्कुल इजी होना चाहिए आपके लिए। हेल्डेन जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है,
आदि सागर के जल को, हेल्डन ने कहा था ये, याद रखना होगा। रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति की विस्तृत व्याख्या की थी मिलर ने, ठीक है। विस्तृत व्याख्या की जहाँ बात कहेगी वो आएगा ऑपेरियन, सॉरी फ्रेंड्स, रासायनिक उद्विकास की जहाँ बात कहेगी, रासायनिक उद्विकास ऑपेरियन का है। ऑपेरियन ने जीवन की उत्पत्ति की विस्तृत व्याख्या की थी, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस के खोज करता है ट्वार्ट एवं डी हैरिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए इसको। वायरस को सबसे पहले रवों में पृथक करने वाले वैज्ञानिक यानी कि क्रिस्टलीकरण किसने किया था, ये थे स्टैनली मिलर। जी ना, मिलर की जितनी बात हो रही है, किलर मिलर हैं स्टैनली मिलर। अगला प्रश्न है डीएनए किसका बहुलक है, ठीक है। डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड्स का। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। मिलर के प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि, मिलर के प्रयोगों से क्या सिद्ध हुआ, मिलर के प्रयोग ने बताया कि जटिल कार्बनिक यौगिक आदि पृथ्वी पर बने, यानी कि पृथ्वी से पहले जो जीवन था वो उसकी उत्पत्ति हुई थी कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ही। लगभग कितने अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई, तो जीवन की उत्पत्ति अगर आप बात करें तो लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व। जी हाँ। चेचक का रोग है, चेचक का रोग जो है आपको पता है कि वायरस द्वारा होता है, कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और यह आज का लास्ट प्रश्न, फिर इससे आगे के प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। इससे आपका जो है आपका पृथ्वी पर इवोल्यूशन वाला टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा, उसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, और जो भी सूक्ष्म जीवों का छिपा संसार यानी कि वायरस से संबंधित क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं आपके लेके आऊँगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से संबंधित प्रश्न क्या क्या बनते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में मूल अंतर यह है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, कोशिका कला नहीं होगी। जी हाँ, अगर आप देखें तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला नहीं होगी, सॉरी, ठीक है, सवाल तो होगी लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इसलिए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे न्यूक्लियस है इसके बाहर एक मेम्ब्रेन मिलेगी आपको इस तरह से, लेकिन वो जो उनका डीएनए है वो शरीर में ही, बैक्टीरिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, कुछ इस तरह का अगर बैक्टीरिया देखें, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल उसमें पार्ट होता है, प्लाज्मिड जिसे कहते हैं, और उसका गुणसूत्र जो है एक जीव द्रव्य में उसके फैला रहता है, ठीक है, कोई उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो आप लोगों की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।